हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने जो है वो सीटेट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनसे ही रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज से इससे पिछले वाले क्लास में आपने देखा होगा कि सीटेट के या फिर मैंने ये बताया था कि आप एक टीचर जो है वो कैसे करके बन सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हुआ था। आप ज़रूर उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए पहले। और उसमें मैंने बताया था कि एक आपको सीटेट क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप सीटेट क्वालिफ़ाई होंगे तभी जा कर के जो है वो आप एक टीचर बनने योग्य हो पाएंगे किसी भी तरह के स्कूल के लिए। तो उसी के सिलेबस के अंतर्गत एक जो बुक था, उस सब्जेक्ट का नाम जो था वो था पेडागोगी। तो पेडागोगी के अंतर्गत जो हैं वो एक चैप्टर हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के रिलेटेड। अब यहाँ से पिछले वर्षों में ध्यान दीजिएगा इस पर कि इसमें लिखा हुआ है, पिछले वर्षों में सीटेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से हमें यह ज्ञात हुआ कि इस अध्याय में 2011 में एक प्रश्न, 2012 में 3 प्रश्न, 2013 में एक प्रश्न, 2014 में एक प्रश्न, 2015 में 2 और 2016 में 2। तो यानी प्रोबेबिलिटी आप ये रख सकते हो कि मिनिमम जो है वो 2 प्रश्न जरूर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो टॉपिक जो है वो है लैंगिक मुद्दे क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि लैंगिक मुद्दे क्या होता है। ठीक है, तो लैंगिक असमानता का आधार जो है वो लैंगिक मतलब हो गया जेंडर, फीमेल और मेल से रिलेटेड बातें हैं। तो लैंगिक असमानता का आधार जो है वो स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ एवं जो है वो स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। मतलब जैविक मान्यता बनावट ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो है वो रूढ़वादी कुछ छवियाँ भी जो है रूढ़िवादी जो प्रोसेस जो है वो आज भी समाज में मान्यता प्राप्त है, मान्यताएं हैं। लड़के एवं लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठ जाती है कि महिलाओं के मुख्य जिम्मेदार गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने का ही है। मतलब ये रूढ़िवादी सोच है कि सिर्फ महिलाएं जो है वो या तो वो बच्चों का पालन पोषण कर सकता है या फिर गृहस्थी चला सकता है। घर गृहस्थी मतलब खाना बना सकता है, सिर्फ यही कर सकता है। ये जो है वो प्रोसेस जो है वो हमारी रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे रूढ़िवादी सोच जो है वो हमारे समाज में जकड़े हुए हैं। यह तथ्य अधिकतर परिवारों के क्रम लैंगिक विभाजन से झलकता है और ये कारण इसलिए ऐसा समझा जाता है। इसका मतलब है कि उस फैमिली में जो है वो लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभिन्नताएं हैं। मतलब लड़कों के साथ और लड़के और लड़कियों के बीच में जो है वो दोनों को अलग अलग मानते हैं और यह इस वजह से हमारे समाज में आज भी यह रूढ़िवादी सोच जो है वो जकड़ा हुआ है। महिलाएं घरेलू कार्य करती है, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े करना, तो इस तरह से ये दिखता है। लेकिन पुरुष जो है वो बाहर जा कर के अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल ये सोचता है कि ऐसे कामों करने के लिए महिलाएं ही जिम्मेदारी, वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लैंगिक के आधार पर श्रम का विभाजन भी किया गया है। हमारे समाज में जो हैं वो लैंगिक के आधार पर श्रम का भी, काम करने का भी जो है वो डिवाइड किया गया है। यह कार्य का बंटवारे का यह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम जो है वो औरतें करती है। उसकी देखभाल करना, घरेलू काम करना, मतलब या फिर उसके नौकरों या नौकरानियों से काम करवाना घर के अंदर की। औरत तो ऐसे समझ लीजिए कि घर का एक प्रकार से
चार दीवारी के अंदर ही एक प्रकार से पूरे ज़िंदगी उनका सिमट करके रहती है। यह क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब है कि लिंग जो है वो विभाजन उस फैमिली के लिए है जिस फैमिली में जो है वो लैंगिक विभिन्नताएं जकड़े हुआ है। मनुष्य जाति के आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है। वैसे मनुष्य के आबादी में महिलाओं का जो हिस्सा है वो आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खास करके राजनीति में उनकी भूमिका ना के बराबर आज भी आपको मिलेगा। आज भी इतना शिक्षा लेवल जो है वो ऊपर हो गया, फिर भी आप जो जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आज भी महिलाएं जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में नगण्य हैं। पहले महिलाओं का सार्वजनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे जो है सार्वजनिक जीवन में संबंधित बहुत से अधिकार प्राप्त नहीं थे। दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान देने का भी जो है वो अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीति एवं वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने एवं उसके शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। कहने का मतलब, और जब इस तरह के बहुत सारे जो है वो पहले महिलाओं के साथ शोषण हुआ करता था, तो फिर जो है वो महिलाओं ने अपने गुट में अपने खुद से उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन बना करके बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किया। उसके बाद मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें राजनीतिक एवं वैधानिक दर्जे धीरे धीरे और हर जगह जो है उनको अवसर आज जो है वो प्राप्त होते चला जा रहा है। ये सारे ठीक है। मूल बदलाव की जो मांग करने वाले महिला आंदोलन ने महिलाओं की व्यक्तिगत, खुद का और साथ साथ पारिवारिक जीवन के बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा गया। नारीवादी आंदोलन क्या है? तो नारीवादी जो आंदोलन है वो है कि जब महिलाओं ने अपना आंदोलन अपनी व्यक्तिगत और अपनी परिवार और अपने जीवन और अपने जो कह सकते हैं कि महिलाएं हैं जो भी, उन सब की बराबरी की जब मांग उठाई कि वो लड़के जो चीज़ कर सकते हैं वो लड़कियां क्यों नहीं कर सकता है। जब इसकी बराबरी की मांग हर जगह जो है आंदोलन छिड़ गया जब हुआ, तब इसी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति। तो लैंगिक विभाजन की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति, इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। वैसे अगर हम कहा जाए तो एक्चुअल में सही मायने में जो आज राजनीति में कहीं ना कहीं उनका आपको महिलाओं का जो कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा दिखता होगा, जो कुछ परसेंट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जब महिलाएं एक साथ गोलबंदी हुई है सार्वजनिक जीवन में, तब जो है ये भूमिका धीरे धीरे बढ़ा है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी जो महिलाओं को पाते होंगे, जबकि पहले इन कामों के लिए महिलाओं को लायक नहीं समझा जाता था। पहले इन सब को निगलेक्ट कर दिया जाता था। ये सब जो हैं वो सारे चीज़ें, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन सब में उनको नीचे दिखाया जाता था। उनको ये समझा जाता था कि ये काम लायक जो हैं वो महिलाएं हैं ही नहीं, क्योंकि उसके साथ इसका मतलब था लैंगिक विभाजन किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था। इस वजह से ये सब जो उनको दबा के रखा जाता था, घरों में ही उलझा करके रखा जाता था। इस तरह की जो है विभाजन देखने को हमारे समाज में ये सारी चीज़ें जो है वो रूढ़िवादी सोच के कारण होते चला जा रहा था। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं को लायक नहीं माना जाता था। ठीक है। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों जो भी हैं,
इन सभी जगहों पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। आज महिलाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्वतंत्र है। ये इन सब जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इक्वलिटी आई है। ठीक है। हमारे देश में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आई हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी जो है वो पितृ जो है वो प्रधान देश हैं। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव आपको उनका शोषण करते हुए देखेंगे, आप दिखता होगा आपको। कितना पढ़े लिखे पढ़ा लिखा जो अगर तेज़ तराक जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है लड़कियों का, उस लड़की को भी जो आज है घरों में दबा के रख दिया जाता है। लेकिन उसके जगह पे उसे शिक्षा की ही बात किया जाए तो उसमें डिफरेंसेज मिलता है। हर जगह कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए इनका जो है वो डिफरेंस मिलता है, देखने को आपको मिलेगा समाज में। महिलाओं में साक्षरता की दर जो है अभी भी जो है वो मात्र 65% है महिलाओं की साक्षरता दर, जबकि पुरुषों की 82%। आप ये चीज़ डायरेक्ट देख सकते हो। ये आप डायरेक्ट जो हैं वो डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा कि अभी भी जो हैं वो महिला और पुरुष दोनों की जो साक्षरता दर है 17% का गैप है। ठीक है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। मतलब बहुत सारे बिहार में वैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं, या बिहार ही नहीं बहुत सारे स्टेट में जो हैं लड़कियों की प्रोत्साहन को लेकर बहुत प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं सरकारी योजनाएं आई, और जिससे जो हैं वो धीरे धीरे अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो है वो आपको इसकी शिक्षा दर या उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है लड़कियों में। ये कहीं ना कहीं जो है वो सरकारी योजनाएं या फिर ये सारी चीज़ें जो पुरुषों की भी जो है वो जब साक्षरता दर बढ़ा है, महिलाओं की भी साक्षरता दर बढ़ा है, लड़कियों की भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ा है, तब से जो है वो धीरे धीरे हमारे समाज में इक्वलिटी आते चला जा रहा है। और आज आपको दिखता होगा कि आज 65% जो है महिलाएं साक्षर भी हैं, साक्षरता दर जो है इतना बढ़ा है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है। कई जगह पर प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों में बराबरी खर्च करने की जगह पे लड़कों पे, मैंने पहले ही बात किया, लड़कियों की जगह पे लड़के के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं पे जब शिक्षा की सवाल आती है तो लड़कियों की जो है वो विवाह का उसके जगह पे सोच की जाती है लड़कों की पढ़ाई पर। इस वजह से जो है वो इस तरह की चलिए अब हम करेंगे बातें बातें जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जब हम मैंने अभी बात किया था कि जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो वहीं पे देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कियों ने बाजी मारी। वहीं पर कई जगह प्रदर्शन उसका लड़कों से काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन उसके लिए आगे की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि माता पिता उनके पढ़ाई की नहीं बल्कि उनके शादी का सोचने लगते हैं। इस वजह से वहीं पर जो रुपया होता है उनको लड़कों पर जो हैं वो खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि लड़के किसी भी तरह के क्यों ना हो, उसको कितना परसेंटेज या किसी भी तरह का उनका क्यों ना जो है वो परफॉर्मेंस हो, फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये डिफरेंसेस आपको आज भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ रूढ़िवादी सोच के कारण होता है। समान मजदूरी से संबंधित मतलब ये हैं
नेक्स्ट देखिए, समान मजदूरी से संबंधित मतलब ये है कि अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी, किंतु काम के प्रत्येक क्षेत्र में यानी खेल-कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा, संसार, कारखाना, खेत खलिहान सभी में देखोगे आप कि महिलाएं और पुरुष जब दोनों काम करती है एक ही, तो उसमें भी मजदूरी में उन दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। भले ही दोनों का काम सेम ही क्यों ना हो, काम वही कर रही है वो भी वही भी, फिर भी उन दोनों में क्यों मजदूरी में क्यों इस तरह का डिफरेंस है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, समान मजदूरी में समान काम के लिए समान मजदूरी होनी चाहिए। भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं कि आज भी जो है हमारे देश में जो हैं वो लैंगिक असमानताएं हैं। इस वजह से इस तरह की सोच क्रिएट होते हैं मानव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी के कारण लैंगिक भेदभाव। एक फैक्ट है, इससे पिछले वाला जो आपने देखा अभी जस्ट इसमें मैंने बात किया था आपको कि लैंगिक जो विभेद हैं वो लैंगिक आधार श्रम के आधार पर भी विभाजन किया जाता है, इसके कारण भी आपने देखा। दूसरा कि पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी के कारण जो है वो लैंगिक विभेद देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है, ये देखिए, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव आपको दिखाई पड़ता है। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से बिल्कुल परे हो, रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं उसे। रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं, जो क्या हो कि कोई ऐसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में आप पहले से ही इस तरह की वास्तविकता मना बना लेते हैं लोग कि उसको 100% मान लेते हैं, और 100% मान लेते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी सोच। इस कारण से भी लैंगिक जो हैं वो भेदभाव पनपते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए कि पूर्वाग्रह से कैसे करके जो है वो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव आपको देखने को मिलता है। भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां जो हैं वो घरेलू कार्य करती हैं। इसी आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करती है कि लड़कियां केवल घर के काम ही करेंगी। इस प्रकार की धारणा क्या है, रूढ़िवादी धारणा, क्योंकि उसे आप आगे आने ही नहीं देते हो। जब आगे आने ही नहीं दोगे तो वो फिर कैसे वो किसी भी काम में, आज देखिए कि आज आप हर जगह पेपर में जब कटिंग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे देखने को आपको मिलता है, हर एक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि लड़कियों ने मारी बाजी। इस फील्ड में किसी भी तरह के फील्ड हो उसमें, यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए मेरे विद्यालय की लड़कियों की ही नियुक्ति करना चाहते हैं। मतलब लड़की ही आएगी और उसकी जो है वो चाय पिलाना हो और पानी पिलाना हो, इस सब तरह की रूढ़िवादी धारणा है। ठीक है, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। पूर्व और आग्रह मतलब पूर्व के विचार के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में जो है वो लैंगिक भेदभाव के कारण ही पूर्वाग्रह भी हैं। जैसे लड़के और लड़कियों से अधिक जो हैं, जैसे ऐसे मान लिया जाता है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप की सहारा बनेंगे। तो ये सब सारे चीज़ें क्या हैं, पूर्वाग्रह ही हैं, पहले से ही धारणा बना चुकी है। इस तरह की रूढ़िवादी सोच आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। विद्यालय की अगर गायन नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को ही वरीयता देना ये लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लड़कियों को खेलने से वंचित करना लैंगिक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है।
इसके पीछे यह भी धारणा है कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं है, जो पूर्णतः गलत है। आज आप देखो कि कहाँ से कहाँ लड़कियां हैं, कौन से कहाँ कहाँ से मेडल लाती है हमारे देश की लड़कियां। ठीक है, यह कहना कि लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर ही अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी ही संभालनी पड़ती है, ये भी एक रूढ़िवादी सोच है। यह माना जाता है कि स्त्रियों के स्मृति जो कौशल अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब सोचन शक्ति इसकी, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए यह बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, स्त्रियां भी जो है वो गत्यात्मक योग्यता में पुरुषों के समान और अधिक एवं पुरुष की स्मृति कौशल में भी लड़कियों के समान या अधिक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि विद्यालयों में, यही तो मेन है कि विद्यालय में जो है वो लैंगिक भेदभाव किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जेंडर डिफरेंशिएशंस जो किया जाता है इन स्कूल में, वो किस तरह के आपको दिखाई पड़ता है, जो कि शिक्षकों की पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण संविधान के मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण से पूर्णतः गलत है। ठीक है, संविधान ये नहीं कहता कि आप लड़कियों के साथ उनके मानवीय और नैतिकता जो है उसका आप जो हैं वो किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिक संज्ञान हो। उन्हें लिंग भेदभाव से संबंधित विभिन्न पूर्वाग्रहों में रूढ़िवादी बाध्यता का ज्ञान हो, तभी वे इस प्रकार की व्यवहार को हतोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के समान व्यवहार करना चाहिए। लड़कों को लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता से ऊपर उठ कर के भी छात्र एवं छात्राओं के पढ़ाई, खेल कूद सभी में जो है वो इक्वलिटी की भावना रखना चाहिए और सबको सभी चीज़ों में जो है वो अवसर देनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी को समाप्त करने के लिए जो है वो शिक्षकों का ही दायित्व सबसे बड़ा है, जो छात्र छात्राओं को समझाएं। लड़कियां भी घर की काम कर सकती है या कार्य से क्षेत्र हो, खेल कूद में दोनों को पार्टिसिपेट 100% दें और दोनों को बराबरी का हिस्सा दें, जिससे क्या होगा कि ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये जो पूर्वाग्रह है, तो कहने का मतलब हर चीज़ में शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है कि एक समाज के निर्माण में एक लड़कियों की उनकी अधिकार को लेकर के हर चीज़ में हम शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है कि उसे इक्वलिटी की भावना कैसे करके समाज में पनपा जाए। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है शिक्षा, और उस चीज़ को अगर आप मजबूत करोगे तो वो अपनी उन लड़कियों का जो अधिकार है उनका डिमांड करेगी, वो अपने बारे में वो अपने अधिकार को समझ पाएगी और वो एक ना एक दिन जो है वो इस समाज में इक्वलिटी लाके रहेगी। ठीक है, समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन या बोर्डों में पुरुषों को घर का काम करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र एवं स्त्रियों को घर के बाहर के काम जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए, ऑफिस के कार्य संभालते हुए चित्र दर्शाना चाहिए। मतलब ये सब हो गया कि विज्ञापन करना चाहिए कि ऐसा कर सकती है और ऐसा करता भी है। और आज भी आप देखते होंगे कि ज़रूरी नहीं है, जब एक छात्र या फिर आप भी जब एक स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, वो कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है वो खाना बनाना पड़ता है। तो क्या उस समय आप कैपेबल नहीं होते हैं
बिल्कुल कैपेबल होते हैं। आप नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या? ठीक है? तो कई बार यह देखने को मिलता है आपको कि कई लड़का जो है नृत्य, संगीत, फैशन में अधिक रुचि रखता है, तो शिक्षक, अभिभावक की ऐसे जो हैं वो बहुत सारी लड़कियां जो हैं आज इंजीनियर बन रही है। ये सारी इक्वलिटी को शो करता है। कई बार कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को जीव विज्ञान या गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी जाती है। भले ही उन्हें भौतिक, फिजिक्स या गणित में क्यों ना हो, फिर भी उन्हें जो है वो कहा जाता है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने इस बात का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो गणित और भौतिक शास्त्र एवं जो हैं वो अभी यांत्रिकी में लड़कियां भी बेहतर कर सकती है। और आज आपके सामने हैं कि बहुत सारी लड़कियां हर एक फील्ड में अपना कैरियर बनाती जा रही है। अध्यापकों का ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जिससे वह दोनों वर्गों को, लड़की और लड़कों को समान रखा जा सके। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रखा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, अब तो लड़का लड़की दोनों को मिलता है, बालिका पोशाक योजना। इन सब तरह के बहुत सारी योजनाएं इसलिए लाया जाता है। बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि बाबू ये क्यों, ऐसा क्यों, इन्हीं लोगों को क्यों? क्योंकि सब दिन से उनको बहुत सारे इक्वलिटी, समान रूप से समान लाने के लिए जो है, जब तक बराबरी का नहीं आ जाता, बराबर नहीं हो जाता लड़की और लड़कियों की साक्षरता दर, उनके साथ जो भेदभाव की जाती है, उनके साथ जो ये रूढ़िवादी सोच है, इन सब चीज़ों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें रहेगा हमारे समाज में, हमारे संविधान में। बहुत सारी ऐसी, और सरकार भी उनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी, उनके लिए, उनके बेहतर करने के लिए सोचते रहेंगे। आज आपको दिखता होगा कि बहुत सारी जगहों पे आज भी जो हैं वो हमारे संविधान में एससी और एसटी का जो है प्रावधान है, और एससी एसटी वालों के लिए या ओबीसी वालों के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं लाई जाती है जो सिर्फ यही जो है वो इनका लाभ ले सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा अन्य कैटेगरी के लोग नहीं ले सकते हैं। ये क्यों? इसलिए इसको नहीं दिया गया कि इसको इसलिए इसका अधिकार, ये आरक्षण नहीं दिया गया है कि ये गरीब है या अमीर है, नहीं। इनको सोशल डिफरेंसेस के आधार पर इनको दिया गया है, ऐसा कि इसके जब तक ये इक्वलिटी की भावना हमारे जो समाज में रूढ़िवादी सोच है, छुआछूत जो भावना पनपी हुई है, जब तक वो चीज़ें बराबरी नहीं आ जाती, इन लोगों को भी जो पहले हे दृष्टि से देखा जाता है, जब तक बराबरी की भावना नहीं आ जाता है, तब तक हमारे समाज में, हमारे संविधान में ये जो हैं वो आरक्षण रहेगा, और रहना भी चाहिए कि जब तक हमारे समाज में ये बराबरी का भावना नहीं आ जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में कहने के लिए आम बात है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए उसको आगे आने जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में जब वो बराबरी के भावना में आएंगे, बराबरी में आएगा, तो फिर अपने आप जो हैं वो ये रूढ़िवादी सोच सब समाप्त हो जाएगा, और इस तरह की कुरीतियाँ हमारे समाज में, बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं वो नहीं पनपेगी। अब हम बात करने वाले हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित क्या क्या कारक बताए हैं। पहला है सामाजिक धार्मिक कारक। ठीक है, तो समाज द्वारा स्थापित प्राचीन जो मानदंड हैं, प्राचीन मतलब पहले से जो मानदंड पर आधारित होता है। कुछ धर्मों में मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वे शिक्षा से वंचित हो जाती है। संकीर्ण पारिवारिक एवं सामाजिक भी लड़कियों को शिक्षा से मीलों दूर रखती है। आर्थिक कारक, ये इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
क्योंकि आय के स्रोत होते हैं। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्त्रियों का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ वुमेन्स, ये समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता था। लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप स्त्रियों का मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता था। इससे महिलाएं स्वयं को उपेक्षित महसूस करती थी तथा विकास की मुख्य धारा नहीं जुड़ पाती थी। लड़कियों को कम आयु में विवाह कर दी जाती थी। इन सभी कारणों से भी जो हैं ये सारी चीज़ें जो फैक्टर जो हैं वो एक असमानता को दर्शाता है। लड़कियों का कम उम्र में विवाह, पहले लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता था, उन्हें नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता था। सांस्कृतिक कारक क्या था? सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर क्या था? प्राचीन समय में जो है वो व्यक्ति लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। यह आज भी भारत की कुछ जनजातियों एवं समाजों को देखने को मिलता है। व्यक्तित्व कारक, पर्सनैलिटी फैक्टर, लड़के एवं लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात कोमलता, सहनशीलता का भाव। दोनों व्यक्तित्व अलग होने के कारण उनमें भेदभाव उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजी फैक्टर, शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होता है। उनके मन में यह भाव होता है कि पढ़ लिख करके क्या करना है, आखिर तो तुमको घर का ही काम करना पड़ेगा। ये सब सारे जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर है ये सारे फैक्टर जो हैं वो लड़की और लड़के का जो है वो असमानता को दर्शाता है। अब चलिए हम कुछ इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पहला क्वेश्चन है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच जो हैं वो छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। क्या उपाय है? पहला ऑप्शन है छात्रों को, मतलब छात्र और छात्राओं के बीच में लैंगिक प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। ये तीन आपके पास ऑप्शन है, तीन में से आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें किया जाए तो लड़की और लड़का दोनों के बीच में जो है लैंगिक प्रभाव को कम किया जा सकता है। पहला, छात्राओं को लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार देना, भाई इससे तो इक्वलिटी आएगी ही। दूसरा, छात्रों के समान, मतलब लड़कियों को लड़कों के समान कार्य करें, बिल्कुल इससे भी आपने पढ़ा है कि इक्वलिटी आएगी। छात्रों मतलब लड़की और लड़कों को समान शैक्षिक योग्यता समानता, बिल्कुल ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, ये तो आपने पहले ही रीड किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। लड़कियों से आंकड़ों की रिकॉर्ड करना, बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति किस चीज़ को दर्शाता है? लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है। ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है, वो अपने मन से नहीं चाहती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करता होती है, ये तो बिल्कुल बात है, ऐसा नहीं होता। पुरुष एवं स्त्री के रूढ़िवादी, बिल्कुल सही बात। ये इस तरह की सोच की वजह से ऐसा होता है, विद्यालय में इस तरह का सोच, इसका मतलब जकड़ा हुआ है
इसलिए इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा है, जब आप रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो। पहले पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, फिर उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, नॉर्मली आप कर लोगे। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए? लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए जो इस भेदभाव को बढ़ावा देता है? शिक्षकों को लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी भूमिकाओं को दूर रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप ये करोगे तो लैंगिक भेदभाव जो हैं वो इससे दूर होगा। ये तो बात सही है, मतलब ये, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, कक्षा में लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन पूछा शिक्षकों को क्या करना नहीं चाहिए? लड़कियों को खेल एवं गणित विषयों के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना, ये गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, गिवन जो है वो हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को, मतलब ये पूर्वाग्रह है या बुद्धि के भिन्न प्रश्न, नहीं, बिल्कुल सही बात क्या होगा कि ये पूर्वाग्रह है। आप पहले इस तरह की भावना, इस तरह की जो है वो जकड़ा हुआ है हमारे समाज में आज भी इस तरह के रूढ़िवादी पूर्वाग्रह पहले से ही सोच करके लोग मन में, ब्रेन में बिठा के रख चुके हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती है, पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता तो पहले नहीं करती थी लड़कियां एथलेटिक्स में या किसी भी चीज़ों में, इतने बड़े बड़े जगहों पे लड़कियां पहले इतना टॉप नहीं करती थी, लेकिन आज क्यों इतना टॉप कर रही है लड़कियां हर एक फील्ड में? रीज़न क्या है? पहले उनको मौका नहीं मिलता था, आज उन्हें मौका मिल पा रहा है, इस वजह से वो आज इतने नंबर 1 पे चले जा रहे हैं। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग होते हैं, यह कथन किसका है? पुनीता सहित है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, सत्य कैसे हो सकता है? इस बात को आप सत्य कैसे मान सकते हो? ठीक है, लैंगिक प्रभाव ये बात हो सकता है पहले ही मैंने मान के रख चुका है, इसलिए ये चीज़ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने चाहिए, कहना है रूढ़िवादी सोच है ये हमारे समाज की। मैंने बार बार चर्चा किया था, मैंने पहले कहा कि अगर आप देख लोगे वीडियो शुरू से लास्ट तक, तब उसके बाद आप देखो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं मार सकते हो, आप नॉर्मली मार लोगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके समाज के उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास। क्या कहता है? छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस चीज़ पर पड़ता है? क्वेश्चन कहता है उनके सामाजिक उत्थान पर। ये तो बात बिल्कुल सही है, उनके सामाजिक उत्थान नहीं हो पाता है लैंगिक भेदभाव के कारण। दृष्टिकोण पे सही है, उनके शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C4 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? कक्षा के छात्राओं से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना है? बिल्कुल नहीं ऐसे करेंगे, हम ऐसे कर ही नहीं सकते। हम तो इक्वलिटी की भावना को ज़्यादा प्रेरित करेंगे, और हम ये करेंगे कि वो कर सकती है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। छात्रों को बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है, ये सब हो ही नहीं सकता। रुचि लेने की सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की नहीं, उसकी है तो करें, लेकिन उसको मैं सलाह नहीं दूंगा कि यही काम तो करेगी। सभी छात्र छात्राओं को समान, ये मैं बिल्कुल करूँगा, और मैं स्कूल में रहूँगा तो बिल्कुल सभी को जो है इक्वलिटी की भावना से देखूँगा, लड़की हो कि लड़का हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में फिल इन ब्लैंक्स नकारना चाहिए,
छात्र छात्राओं के पठन पाठन संबंधी विकारों को, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई, क्यों निकारें, संबंधी विकारों को नकारना चाहिए, ये बिल्कुल सही गलती है। छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नकारना चाहिए, ये भेदभाव को नकारना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक क्या है कि समान रूप से आपको भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? छात्र छात्राओं के असमान प्रावधान, अरे असमान प्रावधान करोगे तो फिर तो एक अनइक्वलिटी हो गया। छात्र छात्राओं के समान प्रावधान करेंगे, खेल खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो भाई इसमें तो सिंपल सा बात है कि ये लगभग आपको सभी चीज़ों का जो है वो पड़ता होगा। सिंपल सा बात है, इसमें सभी चीज़ों का पड़ेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर लैंगिक भेदभाव होगा तो सिंपल सी बात है कि उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें मैंने पहले कहा कि आप एक भी क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया इसमें कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाली प्रभाव क्या है, प्रभाव कैसी होती है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिए। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं।